आप सभी लोगों का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वृत्त का तिर्यखंड एवं वृत्तखंड। वृत्तखंड और तिर्यखंड की सबसे पहले हम परिभाषाओं को जान लेते हैं कि तिर्यखंड क्या होता है और वृत्तखंड क्या होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वृत्तखंड, ठीक है। तिर्यखंड। सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, तिर्यखंड। नाम से स्पष्ट है कि दो त्रिज्याओं के द्वारा और एक चाप के द्वारा जो खंड बनेगा वृत्त के अंदर वो तिर्यखंड कहलाएगा। डायग्राम की सहायता से हम भली भांति से समझ सकते हैं। जैसे ये एक वृत्त है अपने पास, ये एक वृत्त है, ठीक है। ये क्या है कि वृत्त है। वृत्त है तो इसमें कोई केंद्र भी होगा, इसकी त्रिज्या भी होगी, सभी होंगे। मान लेते हैं कि इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, r है। इसकी त्रिज्या कितनी है, r है। r इकाई मीटर में भी हो सकती है, सेमी में भी हो सकती है, ठीक है ना। अब तिर्यखंड की बात करें हम कि दो त्रिज्याओं के द्वारा और एक चाप की लंबाई, यानी कि एक चाप के द्वारा जो क्षेत्र बनता है वो क्या कहलाता है, तिर्यखंड कहलाता है। तो देखो, अब चाप की लंबाई, अपने दिमाग में प्रश्न ये उठता है कि चाप कहाँ से आ गया रे, चाप कहाँ आ गया, चाप तो पढ़ा ही नहीं। जो ये परिधि है ना, ये क्या है कि एक चाप ही है अपना। यदि इसका एक हिस्सा ले लेते हो आप यहाँ से यहाँ तक, तो ये अपना चाप बन गया। ए बिंदु से लेके बी बिंदु तक ये क्या बन गया, एक चाप बन गया। यदि चाप के ए बिंदु को केंद्र से मिलाए तो ये त्रिज्या हो गई, और दूसरे बी बिंदु को केंद्र से मिलाएंगे तो ये भी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। वृत्त की दो त्रिज्याएं बन गई। वृत्त की क्या बन गई, दो त्रिज्याएं बन गई, r और r। और दोनों त्रिज्याओं के द्वारा जो केंद्र पर कोण बन रहा है वो क्या है, थीटा है। केंद्र पर जो कोण बन रहा है वो क्या है, थीटा है। और a से b तक की दूरी कितनी है, l है। हमने मानी है ये कल्पना से, अभी तक हम कल्पना कर रहे हैं कि इसकी दूरी क्या है, l है। अब निकालेंगे भी कि l का मान क्या होगा, l का मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे एक चीज़ देखोगे, यदि हम ये निष्कर्ष निकाले, जरा सोचे कि ये बी बिंदु यहाँ से घूमता हुआ वापस ए बिंदु पे आ जाए, ये बी बिंदु है ना, ये बी वाला ऐसे घूमता हुआ वापस यहाँ पे आ जाए, तो ये थीटा है ना, वो कितने डिग्री का बन जाएगा, कितने डिग्री का बन जाएगा, 360 डिग्री का बन जाएगा। जब ये 360 डिग्री का बनता है ना, तो ये चाप की लंबाई बढ़ते हुए इधर से आते हुए वापस यहाँ पे आएगी तो किसके बराबर हो जाएगी, देखो ये चाप की लंबाई यहाँ पे यहाँ तक आ जाएगी तो वृत्त की परिधि के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी, जब बी बिंदु यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो इसकी चाप की लंबाई कितनी हो जाएगी, परिधि के बराबर होगी कि नहीं होगी, कि नहीं होगी, होगी ना। देखो, अब जब हम बात करें, जब केंद्र पर थीटा कोण बनता है, वो 360 डिग्री का कोण बनता है, केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। जब केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है तो चाप की लंबाई कितनी होगी, यहाँ लिख दूँ 2πr। जब केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बन रहा है तो चाप की लंबाई क्या होगी, 2πr। कहने का मतलब ऐसे लिख सकते हैं हम, 360 डिग्री पर चाप की लंबाई 2πr आ रही है। कितनी आ रही है, 2πr। ये सूत्र बनाना सीख रहे हैं हम, याद तो रखना है, चाहे बनाना आए चाहे नहीं आए, आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। ये बनाना आए चाहे नहीं आए, इसकी कोई दिक्कत नहीं है कि मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा। टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल बिंदास रहने का। नहीं आए तो कोई बात नहीं, लास्ट में जो रिजल्ट आने वाला है वो आपको काम में लेना है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि सिर दर्द की टेबलेट यार कैसे बन रही है, इसमें कौन कौन से साल्ट आ रहे हैं, अरे साल्ट को छोड़ो, आप तो माथा दुखे तो गोली ले लो बस, और कुछ नहीं करना है आपको। कैसे बन रही है, कैसे क्या हो रहा है, यह अड़क नहीं लेनी है।
किसको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो अपने को तो याद कर लेना है, ठीक है ना। तो 360 डिग्री पर चाप की लंबाई 2 पाई आर हो रही है। जब ठीक 1 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पे 1 डिग्री पर चाप की लंबाई कितनी होगी 2 पाई आर बटे हुए में क्या आ जाएगा 360, सही है। और एक की जगह जब थीटा डिग्री का कोण बनेगा, थीटा डिग्री पर चाप की लंबाई कितनी होगी 2 पाई आर थीटा बटे में 360 डिग्री, ठीक है, डिग्री को बाद में लगा देंगे। 2 पाई आर थीटा बटे में 360, ये क्या है चाप की लंबाई का सूत्र आ गया। ये लो, जब थीटा डिग्री का कोण बनता है ना तो चाप की लंबाई का सूत्र क्या होगा 2 पाई आर थीटा बटे में 360। इसको याद रखना है। कैसे याद करो, मुझे ये रिजल्ट चाहिए, आपको ये दिमाग में बैठाना है, ठीक है ना। चाहे आप कैसे पानी के साथ बैठा हो चाहे दूध के साथ लेके बैठा हो, पर याद होना चाहिए। अब दूसरी बात करते हैं हम क्षेत्रफल की। किसकी? क्षेत्रफल की। ये यहाँ पे जो त्रिज्यखंड बन रहा है, ये वाला एरिया बन रहा है थीटा कोण बनने पे, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। सेम प्रोसेस ऐसी की ऐसी ही है। अब यहाँ पे हम 360 डिग्री के कोण पर चाप की लंबाई की जगह क्या लिख लेंगे क्षेत्रफल लिखेंगे। केंद्र पर जब 360 डिग्री का कोण बनता है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आता है 60 डिग्री। जब केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है तब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा भाई। देखो एक बार फिर से देखना, आप इस डायग्राम की ओर देखना, ये बी बिंदु घूमता हुआ वापस ए पे आ जाए तो ये एरिया पूरा ही डार्क हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और ऐसी स्थिति में वृत्त का क्षेत्रफल ही हो गया वो। और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है रे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है सूत्र। यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे पाई आर स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चाप की लंबाई सब जगह से हट जाएगी। जब 360 डिग्री का कोण होता है, 360 डिग्री के कोण पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। दिख रहा है सबको। 1 डिग्री के कोण पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे में क्या आ जाएगा 360। और थीटा डिग्री पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा भाई पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। ये लो जी त्रिज्यखंड का सूत्र आ गया। इसको याद रखना है। जिसको ये सूत्र समझ में नहीं आ रहा है कैसे बना है, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का, आराम से मस्त रहने का। ये नीचे वाला जो गोला बना दिया है इसको याद कर लेने का, ठीक है कि नहीं है। कर लोगे एक। ये 2 सूत्र आ गए हमारे पास, चाप की लंबाई का और किसका क्षेत्रफल का, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का। अब इन दोनों सूत्रों को मैं मिक्स करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ मैं? मिक्स करना चाहता हूँ। मिक्स कैसे? जब आपको देखो इसमें कौन कौन सी चीज़ें अज्ञात है, पहले हम नज़र डालते हैं कि ये कैसे काम में आएंगे। ये सूत्र कब काम में लेंगे इन सूत्रों को। आपने जो पहला सूत्र अभी लिखा है 2 पाई आर थीटा, अपनी कॉपी में देखो, आप सब लोग अपनी कॉपी में देखो, 2 पाई आर थीटा बटे हुए में 360 लिखा है आपने। किसके लिए लिखा है? चाप की लंबाई के लिए। एल बराबर आप लोगों ने लिख लिया है 2 पाई आर थीटा बटे हुए में 360। इसमें क्या क्या चीज़ अज्ञात है?
इस पूरे फार्मूले में 3 चीज़ है अपने पास, एल, आर और थीटा। ये तीनों अननोन है, आपको नहीं पता है। बाकी तो 2 का तो पता है संख्या है, और पाई का मान आपको आता ही है, 360 पहले से पढ़ा है, उसका भी कोई हमें दिक्कत नहीं है। इसमें 3 चीज़ अननोन है, एल, आर और थीटा। यदि 3 में से आपको 2 ज्ञात हो जाए, 2 का मालूम पड़ जाए, तो आप तीसरी ज्ञात कर सकते हो। इन 3 में से यदि आप कोई भी 2 चीज़ ज्ञात हो, तो आप तीसरी कोई से भी ज्ञात कर सकते हो, चाहे आपको एल दे दे, आर दे दे, थीटा पूछ ले। एल, आर दे के थीटा भी पूछ सकता है, कैसे ही आप वज्र गुणा करके आके निकाल सकते हो। जब 3 चीज़ सूत्र में दी हुई है और 2 आपको ज्ञात है, तो तीसरी आप निकाल सकते हो। एक सूत्र आपके पास ये आया, ए बराबर मतलब एरिया, ए का मतलब क्या है, एरिया, एरिया का मतलब क्षेत्रफल। वो क्या था, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। अब दोनों में आपको एल का मान निकालने के लिए आर और थीटा चाहिए, और ए का मान निकालने के लिए भी क्या चाहिए, आर और थीटा चाहिए। अब ऐसा हो, कल्पना करें हम कि आर दे दे और चाप की लंबाई दे दे, आपको क्या दे दे, आर दे दे, एल दे दे, और फिर ये पूछे कि ए बराबर क्या होगा, ए का मान क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप कैसे निकालोगे उसको कैसे निकालोगे? उसको हम कैसे निकालेंगे, तो वो चीज़ देखने वाले हैं हम इन दोनों सूत्रों की सहायता से। देखना, आपकी नज़रों के सामने ही करेंगे। ये तो एक खेल है भाई, ये एक गणित का खेल है। इन दोनों को मिलाएंगे हम और ए का मान एल और आर में लिखेंगे, एल और आर के पदों में। ए बराबर आपको पता है ये है, ए बराबर है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। आप जैसा कहोगे वैसा ही हम करेंगे, आपकी मर्जी के कुछ नहीं करेंगे। आप ये बताओ कि इसको मैं 2 से गुणा कर दूं ऊपर, और नीचे वाले को भी 2 से गुणा कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? भाई यहाँ पे भी मैं 2 लिख दूँ गुणा में, यहाँ पर भी 2 लिख दूँ, तो 2 से तो 2 कट गए, वही बात है। केवल रूप बदल रहे हैं हम, इसका क्या कर रहे हैं, रूप बदल रहे हैं। तो देखो यहाँ नीचे वाली लाइन में बदलेंगे, तो 2 से गुणा कर दिया, 2 पाई आर, बाद में लिखूंगा स्क्वायर, पहले और समझाएंगे थोड़ा सा। इनटू में ये 2 आपका आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है भाई, आर गुणा आर, यही होता है कि नहीं होता है? तो इसको स्क्वायर को ऐसे ना लिख के मैं ऐसे लिख लूँ, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। तो मैं इसको एक तो ऐसे लिख दिया, और ये थीटा लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे आर कर दिया। थीटा को पहले लिख लिया है मैंने, ठीक है ना। अरे भाई आपके पास 2 इंटू 3 इंटू 4 है, गुणा करो कितना आएगा, गुणा करो कितना आएगा जल्दी से, 3 दूनी 6 और 6 चौका 24 आ रहा है। अब 2 इस 4 को इधर लिख दो और 3 को इधर लिख दो, गुणा करो, क्या आएगा 24। कोई फर्क पड़ा? तो यहाँ पर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आर को आप पहले लिखो चाहे बाद में लिखो, गुणा में कैसे भी लिख सकते हो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को पालन करता है, क्रम विनिमय नियम कहते हैं इसको। गुणा में आप आगे पीछे कैसे लिख लो, गुणा करोगे उत्तर सेम ही आता है, संख्या होगा, है ना। तो यहाँ पे ऐसा इसलिए किया दोस्तों मैंने कि मेरे को ऐसा बनाना था रे, ऐसा रूप बनाना था इसका, और ऐसा रूप बन गया। देखो 2 पाई आर थीटा, और ये एक आर बच गया, बन गया। अब इसको गोला कर रहा हूं मैं, आराम से देखना आप। ये किसका सूत्र है, जो गोले के अंदर बंद कर दिया वो किसका सूत्र है? एल का है, एक नहीं है। इसकी जगह एल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना। तो इसकी जगह तो लिख देंगे एल, ये तो आ गया एल, और इनटू में क्या है
आर भी तो बचा हुआ है एक, ये लो आर, और बटे हुए में क्या बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है ना, 2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एल आर बटे हुए 2, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 बटे हुए 2 इंटू एल आर। वही चीज़ है, सेम ही है ये। एल आर में 2 का भाग लग रहा है, कहने का मतलब ये किसका सूत्र है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपको ये याद रखना है ये सूत्र। और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, एक सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे हुए 360। जब आपको थीटा और आर दिया हुआ हो तो आप ये वाला सूत्र लगा सकते हो। जब आपको चाप की लंबाई और क्या दिया हुआ हो, त्रिज्या दी हुई हो, तो क्षेत्रफल के लिए आप ये वाला सूत्र लगाओगे, क्योंकि इसमें थीटा से पार ही नहीं पड़ेगी, थीटा दे ही नहीं रखा है। चाप की लंबाई और आर दिया हुआ हो, त्रिज्या दी हुई हो, तो आप क्षेत्रफल के लिए ये वाला सूत्र अप्लाई करोगे। ये हमने 3 सूत्र पढ़ लिए हैं दोस्तों। अब सूत्रों को कैसे याद किया जाता है, सूत्रों को कैसे याद किया जाता है कि ऐसे गहरी नींद में सो रहा है, ऐसे धक्का मार के भी पूछे ना कि यार त्रिज्य खंड का सूत्र बता दे यार, मैं अटक गया, तो आवाज़ आनी चाहिए। ऐसे आंख बंद है फिर भी आवाज़ आनी चाहिए कि 2 सूत्र होते हैं भाई, तेरे को कौन सा चाहिए। चाप की लंबाई दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है, तो 1 बटे 2 एल आर होगा, और यदि आपको आर और थीटा दे रखा है तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होगा। ऐसे आवाज़ आनी चाहिए, और ऐसा तभी होगा जब आप प्रयास करोगे इस तरीके से। जैसे मैं याद करता था ना, मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ। ये एक ऐसी चीज़ है, आप जितना अभ्यास करोगे उतना आपको याद होगा, और जितना आपको याद होगा उतना ही आपको मज़ा आने वाला है प्रश्नों में। और गणित में जिसको मज़ा आने लग जाता है ना, तो उसको पता ही नहीं लगता कि रात के 11 बज गए 12 बज गए पढ़ते पढ़ते, और कभी कभी तो सुबह ही हो जाती है। पर ऐसा नहीं होगा आपके लिए, है ना, आप इतना मज़ा नहीं लोगे। सूत्र याद करने का एक ही तरीका है, एक बड़ा सा बैनर आता है जिस पे आप ड्राइंग करते हो, चार्ट देखा होगा आपने, चार्ट देखा है, वैसे 1 या 2 चार्ट लाना, और स्केल पेन जानते हो, रंगीन पेन, उससे लिखते रहना रोज। उस चार्ट को दीवार पे लगा दिया, जैसे मेरा चार्ट यही है, मेरा चार्ट यही है, और मैं यहाँ पे सोता हूँ रोज शाम को, उठते ही मेरे को इसके दर्शन होते हैं, इस चार्ट के उठते ही इसके दर्शन होते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है साहब कि आपने पढ़ा है कि प्रायिकता का सूत्र क्या होता है। जैसे आज की बात करें, यहाँ पे आपने महत्वपूर्ण सूत्र लगाकर टॉपिक का नाम लिख दिया महत्वपूर्ण सूत्र, ठीक है। पहला सूत्र आपने लिख दिया ऐसे बढ़िया बढ़िया जमा के, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360, जहाँ पे आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। आर क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा इशारा, जहाँ आर वृत्त की त्रिज्या है और थीटा क्या है, केंद्र पर त्रिज्याओं के द्वारा बना हुआ कोण है, ठीक है। इसी प्रकार से आपने दूसरा सूत्र भी लिख दिया ऐसे ही, सेम ही सूत्र है इसी का। ये लाइन, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली लाइन ही यहाँ पे आ गई, ठीक है। आपने लिख दिया 1/2 L × R, ठीक है। फिर आपने तीसरा सूत्र लिख दिया त्रिज्य खंड
में चाप की लंबाई क्या होगा 2 पाई r थीटा बटे में 360। ऐसे करके इसमें एक दिन ऐसा आएगा कि आपके वो दोनों जो चार्ट है वो फुल भर जाएंगे। और जब आप रोज़ सुबह उठो और एक बार हाथ जोड़ के इनसे आग्रह करो कि मेरे को याद हो जाओ रे यार, मेरी रोज़ रोज़ पिटाई क्यों करवाते हो रे, याद हो जाओ रे मेरे को। अब ऐसे करने से तो याद होने से रे, आप सुबह उठते ही एक बार इनका दर्शन कर लोगे, एक बार इनको पढ़ लोगे, समझ लोगे, रोज़ ही ऐसा करोगे, तो बताओ याद होंगे कि नहीं है होंगे। कि ऐसी स्थिति है रोज रोज करने से। जैसे आपको मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं कि आपके भैंस है घर पे, सबके हैं, आप सुबह तो उसको अलग जगह पे बांधते हो और 4 बजते ही उसको अलग जगह पे बांधते हो कि नहीं, जगह बदलते हो कि नहीं। तो भैंस को भी 5-7 दिन बाद में एहसास हो जाता है कि जैसे आप उसके नज़दीक जाओगे तो वो ये देखेगी आ गया भाई, खोलने वाला आ गया। तो जाते ही खोलते ही आप उसको नहीं ले जाओगे, वो खुद ही जाके वहाँ पे खड़ी हो जाती है, यहाँ बांधेगा रे ये, यहाँ बांधेगा रे अब ये, तो वहीं पे खड़ी हो जाती हैं। ऐसा ही इनका है, ये सोचने लग जाएंगे, ये मजबूर हो जाएंगे, ये सूत्र ये तो साला याद करके मानेगा रे भाई, याद हो जाने में फ़ायदा है रे, नहीं ये रोज़ रोज़ फटते ही रहेगा रे, अपने को फटते ही रहेगा। ये तो क्या है, इनके बाप दादा भी याद हो जाए। बाप दादा का मतलब ये तो छोटे छोटे सूत्र है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाओगे ना, इतने इतने बड़े भी सूत्र आते हैं गणित में, वो भी याद हो जाते हैं प्रयास से। तो आपका प्रयास इतना होना चाहिए। मन से फीलिंग्स आनी चाहिए, रे तू कौन से खेत की मुड़ी है, मैं आज याद करूँगा तेरे को, आज याद करके ही बताऊँगा क्या चीज़ है ये तो याद हो सकता है आराम से। आपके भाई चांद पे चले गए, अब आप देखो अरे यार मेरे तो सभी यहीं पे बैठे रहे, मेरे भाई तो कोई चांद पे नहीं गया। कहने का मतलब जो भी आविष्कार हो रहे हैं ना, वो मानव ही कर रहे हैं, अपन जैसे ही कर रहे हैं, बस उनमें जिज्ञासा है आगे बढ़ने की, अपने में जिज्ञासा नहीं है। तो जिज्ञासाओं को जगाओ आप। नॉलेज खूब है आप में, नॉलेज इतना है आप में, ठूस ठूस के भरा पड़ा है, ये मेरी गारंटी है। परंतु अपने अंदर से फीलिंग्स आनी चाहिए, आपको कोई यकीन दिलाने वाला होना चाहिए कि आप हीरे हो रहे, हीरे हो आप, हीरे। हीरा जानते हो, हीरा विज्ञान में पढ़ा है ना, हीरा कार्बन के प्ररूप चमकने वाला हीरा, ऐसे दूर से लाइट भी नहीं आए तो रोशनी हो जाए। मैं ये कहता हूँ कि आप हीरे हो, आपके बाप दादाओं ने जरूर यकीन दिला रखा है आपको कि आप हीरे नहीं कोयले हो रहे, आपके घर वालों ने ऐसा यकीन दिला रखा है आपको आप कोयले हो रहे, और मैं बता रहा हूँ आप हीरे हो। अपने आप को तराशो, आप में बहुत योग्यताएं छुपी है, यकीन मानो कि इतना टैलेंट है आप में, यदि आप उसको प्राप्त करने में लग जाओगे ना, ये कहने का मतलब ये तभी आएगा आपको समझ में, तब आएगा कि बाहर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है। इस चीज़ को छोड़ दो, आप दुनियादारी को छोड़ो थोड़े दिन। कि अरे यार फलाना के बाबा स्कूल आके भी कब्बा हो, भी कब्बा हो, अरे छोड़ दो, वो उनका काम है, आपका काम क्या है, पढ़ने का है। आपका काम क्या है, पढ़ने का है रे, समझ रहे हो इस बात को। आपको फिक्स करना है कि जो आपकी एनर्जी है ना, वो उसी क्षेत्र में लगनी चाहिए जिसका आपका टारगेट है, जो आपका टारगेट उसी में लगानी है। ऐसे नहीं कि यार काला का घर काई हो रही है, दौड़िया का काई हो रही है, बड़े काई हो रही है, गाँव में नाड़ा खुदरी जाए, कोने नाड़ा खड़े गई, कतरी रहेगी, कतरी काई, इस चीज़ में छोड़ देते हैं। आपको अपनी पूरी एनर्जी अपने टारगेट पे लगानी है, आपको ऑटोमेटिक ही मज़ा आ जाएगा उस टारगेट में। आएगा कि नहीं आएगा?
जब पूरे बल से आप काम करोगे, पूरे जोश से काम करोगे, पूरे होश से काम करोगे, तो ज़िंदगी का मज़ा ही कुछ अलग ही होगा। आप पूरी एनर्जी को डिवाइड मत करो हर जगह। आपको इसी पे लगानी है, या आपको एक दिन इतनी ऊंचाइयों पे ले जाएगी कि आपको यकीन नहीं होगा कि मैं इतने ऊपर भी जा सकता हूँ। ऐसे नहीं कि हाँ अरे यार अब ऊपर से वापस ही नहीं आऊँ रे, इतना ऊपर का मतलब वो मत समझ लेना कि नीचे नहीं गिरूँ मैं, कहीं ऊपर ही रह जाऊँ। कहने का मतलब जैसे आज पैदल पैदल आ रहे हो, कोई साइकिल से आ रहे हो, तो एक दिन BMW कार भी होगी आपके पास। सपने तो अच्छे देखो रे कम से कम। सपनों में क्या जा रहा है संजय, क्या जा रहा है सपनों में? सपने तो अच्छे देख लो रे। सपने अच्छे देखने के बाद में उनकी कोशिश भी करोगे, यार मैंने सपना तो ये देखा है और मैं घर पे बैठा रहता हूँ आराम से, कुछ ही नहीं करता हूँ। आराम से सपने अच्छे देखो, सपने को प्राप्त करने के लिए पूरी एनर्जी उस सपने पे लगाओ। जो टारगेट आपका है, सुबह जो आपने टारगेट लिया है, पर्ची जेब में डाली है, शाम तक उस पर्ची के कितने काम पूरे होते हैं, कितने नहीं होते हैं, उस पर गौर करो। एक दिन करके देखो आप, एक दिन आप सब करके देखो। एक दिन पर्ची डालो अपने जेब में सुबह कि मेरे को आज ये काम करना है। सुबह उठते ही टारगेट होना चाहिए अपने पास, और शाम तक आप कितना प्राप्त कर लेते हो उसमें से। करोगे आज सब? पक्का करोगे? कल जो आप पर्ची लिखोगे अपनी जेब में डालोगे लिखे, परसों वो पर्ची मेरे को देनी है ना? फिर मैं देखूंगा कि आपने कितना प्राप्त कर लिया टारगेट। ठीक है ना? चलो आज यहीं पे विराम करते हैं क्लास को। कल हम 15.2 में छलांग लगाएंगे, ठीक है ना? और इसके पर्सन करेंगे पूरे। और कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है